वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राहुल चौधरी। सो बेटा आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 11th का आज का जो पहला चैप्टर जिसका नाम मैथमेटिकल टूल है, आज हम लोग बेटा वो स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम लोग इस मैथमेटिकल टूल चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और हमें इस मैथमेटिकल टूल चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारी अब जो क्लास 11th में फिज़िक्स आप लोग पढ़ने वाले हो, ये सारी की सारी फिज़िक्स अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ के केस में जगह जगह आप लोगों को डेरिवेशंस निकालनी पड़ेगी। हर एक कंसेप्ट में आप लोगों को डेरिवेशन प्लस उनके नए नए फॉर्मूले बनाने को दिखेंगे। क्लास 10th में आप लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी थी, लेकिन उस फिज़िक्स में और इस फिज़िक्स में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस इस चीज़ का आ रहा है बेटा, क्योंकि क्लास 10th में जितनी भी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी उनमें डेरिवेशंस कम थी। बस उसमें अगर बात करें जनरली आप लोगों को एक कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी जा रही थी। बट अब जब 11th में आप लोग यहाँ के केस में फिजिक्स पढ़ते हो, इज योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट फिजिक्स होती है। यहाँ के केस में आप लोग प्रैक्टिकली फिजिक्स को इम्प्लीमेंट करना सीखते हो। अब देखिए, जैसे यहाँ के केस में आज के चैप्टर की ही मैं बात कर लूँ, मैथमेटिकल टूल। इस मैथमेटिकल टूल चैप्टर में हम लोग क्या बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक से एक इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल टूल क्यों ज़रूरत थी। तो देखिए, क्लास 11th में जितनी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, एज यूजल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इनके केस में हर एक जगह पे एक एक डेरिवेशंस को देखना स्टार्ट करोगे। जब आप लोग डेरिवेशंस देखना स्टार्ट करोगे तो डेरिवेशंस के केस में अगर बात करें तो आप लोगों को मैथ के कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो वो किस किस टाइप के फॉर्मूले आपके यहाँ के केस में यूजेबल रहेंगे, जो आप लोगों ने इवन की छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो और इवन की बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले हो, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने उसे नाम दे दिया मैथमेटिकल टूल्स, ताकि जब हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो उन फॉर्मूले को बनाने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर चाहिए या ऑपरेशन चाहिए। वो मैथमेटिकल कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ के केस में इंप्लीमेंट करके मैं उस फॉर्मूले को ड्राइव करूँगा, उन चीज़ों को जानने के लिए हमारा चैप्टर बनाया गया, दैट इज़ मैथमेटिकल टूल। अब बेटा, इस मैथमेटिकल टूल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसे टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं यहाँ के केस में आप लोगों को जितना ईजिली आप चैप्टर को डिवाइड करके उनका बाइफरकेट करके अगर बात करें आप लोग पढ़ोगे, आपके लिए इतना ही आसान रहेगा उस चैप्टर को समझना। इसलिए मैं आपको इस चैप्टर के टोटल 4 हिस्से डिवाइड करके आप लोगों को यहाँ के केस में पढ़ाऊंगा। तो मैथमेटिकल टूल की अगर बात करूँ तो बेटा आप लोगों को 4 हिस्से क्या क्या आएंगे। पहला नंबर आपका चैप्टर का पॉइंटर रहेगा जिसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इवन कि इसे अगर बात करें तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, इवन कि 10th में भी आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर बात करें तो जिसे हम लोग अलजेब्रा के नाम से भी जानते थे। बड़ी सारी चीज़ें आप लोग इसके केस में पढ़ के आए, बट इसके केस में हम लोग इसमें आज क्या सीखने लगे हैं ये चीज़ मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर मैं जनरली मोस्टली बच्चों को पूछूं कि आप लोगों ने क्लास 10th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी, मैथ का हर एक फॉर्मूला या हर एक चीज़ क्वांटिटी कहीं ना कहीं कोई जर्नल उसकी एप्लीकेशंस होती है। तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी जर्नल एप्लीकेशन क्या थी, इसे कहाँ यूज़ कर सकते थे डेली लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में, तो कोई भी बच्चा जर्नली इस चीज़ को नहीं बता पाएगा। अब हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं कि हम लोगों ने जनरली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा उसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको इसे समझाने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो देखिए, हमारे सामने पहली चीज़ क्वांटिटी, पहला वर्ड क्या आता है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है, पहले नंबर तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। बेटा क्वांटिटी किस चीज़ के लिए कहा जाता है, क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। देखिए, दुनिया में 2 वर्ड आप लोगों को एक जैसे सिमिलर दिखने वाले हैं, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी। क्वालिटी इंडिकेट करती है मटेरियल कैसा है और क्वांटिटी मीन्स वो मटेरियल कितना है। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम लोग जनरली वर्ड क्या यूज़ करते हैं, क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ बेटा, एक का नाम कांस्टेंट और एक का नाम के रखा हुआ वेरिएबल। कांस्टेंट उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनकी केसेस में अगर बात करें वैल्यू अपने आप को फिक्स रखती है, और वेरिएबल उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता था जिनकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली क्या होती जाती थी, चेंज होती जाती थी। देन आफ्टर डेट अगर बात करें तो हम लोगों को मैथ में एक जनरल कंसेप्ट पढ़ाएगा, जिस कंसेप्ट के केसेस में आप लोगों को क्या बेसिक सी चीज़ बताएगी कि इक्वेशंस क्या होती थी। इक्वेशन के केस में जनरली हम लोग किसी भी इक्वेशंस को बनाने के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट।
जैसे एक जनरल से एग्जांपल यहाँ के केस में आपको बताई, तो आज से लेके जब भी आप किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो आपका इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, तभी आपकी वो इक्वेशंस को रिप्रेजेंटेशन देगी। अब इसी इक्वेशंस के अंदर बेटा हमारी जो सबसे पहली इक्वेशन आपको पढ़ाई जाती है दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने बड़े बच्चों ने पढ़ी हुई है, बट स्टिल इसे प्रैक्टिकली कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो देखिए आपको छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ाई गई अच्छे से, क्लास 8th में एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया था जिस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने वहाँ के केस में क्या जनरली फाइंड आउट किया कि आपकी अगर कोई इक्वेशन बनाई जा रही है, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसी वाली इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या था मेरे पास। तो आप लोगों को पढ़ाया गया अगर ये एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो आप लोगों को इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको जनरली एक इक्वेशन चाहिए थी। तो हम लोगों ने रूल बनाया जनरली एक इक्वेशन, एक वेरिएबल की अगर बात करें तो हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसके आंसर को ढूंढने के लिए जनरली कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, एक इक्वेशन चाहिए। और आंसर भी जो निकल के आएंगे वो आंसर भी कितने निकल के आएंगे, एक ही आंसर निकल के आया। फिर हम लोगों ने अब थोड़ी सी बड़ी क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास 10th में आप लोगों को इसी चैप्टर को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके या चेंज करके बता दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आप लोगों को बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया कि लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन इसके केस में अगर बात करें तो आप लोगों को इसी इक्वेशंस को चेंज करके दो वेरिएबल देना स्टार्ट कर दिया। इसका मीनिंग जैसे x + y = 5, और आप लोगों को सबको याद होगा इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ के केस में कितने वेरिएबल यूज करते थे, दो टाइप के वेरिएबल, और आपको हर इक्वेशन में दो टाइप की इक्वेशंस भी दी होती थी। अब इसके केस में आप लोग सॉल्वेशन करते थे, दो वेरिएबल को सॉल्व आउट करके आंसर्स को फाइंड आउट करते थे। और आप लोगों ने यहाँ के केस में भी क्या देखा कि जब दो वेरिएबल हमारे सामने निकल के आए तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को उनको सॉल्व आउट करने के लिए कितनी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी, दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी। और इसी तरीके से हमारे सामने आंसर भी कितने निकल के आए, दो आंसर्स निकल के आए। इसका मीनिंग हम लोगों ने एक जनरल रूल बनाना स्टार्ट कर दिया कि जब एक वेरिएबल होगा तो आपको एक इक्वेशन चाहिए और आपके आंसर भी कितने आएंगे, एक आएगा। अगर दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन चाहिए और दो आंसर निकल के आएंगे। ऐसे अगर मैं आपको जनरली इंट्रोड्यूस करूं कि अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीन वेरिएबल हैं, तो इसका मीनिंग आप क्या अंडरस्टूड कर पाओगे कि आपको उन तीन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन इक्वेशन चाहिए और इसी तरीके से तीन आंसर आएगा। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट बना लिया कि आज से लेके जितने वेरिएबल होंगे इतनी इक्वेशन चाहिए और इतने आंसर आएंगे। देन आफ्टर डैट हमारे मैथमेटिशियन से ये क्वेश्चन अराइज किया गया कि भाई साहब अगर ऐसी चीज़ है तो आप बताइए कि क्या एक वेरिएबल के दो आंसर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अब मैथ वाले कहते हैं भाई साहब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, आप क्यों एक्चुअल में एक वेरिएबल के दो आंसर ढूंढना चाहते हो, क्या ऐसा क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। क्योंकि ये जनरल तरीके तो हम लोग समझ पा रहे हैं। एक आदमी अगर बात करें, एक दुकान पे जा रहा है, मान लीजिए वो एप्पल खरीद रहा है, तो एप्पल को खरीदने पे वो कितने पैसे पे करेगा वो हम लोगों को समझ में आया। ठीक है, एक बंदे ने कहा कि ठीक है एप्पल और बनाना दे दी है, दोनों को मिला के टोटल पैसे इतने बने, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो भी हम लोग समझ सकते हैं। आप कह रहे हो कि एक ही एप्पल ले रहे हैं, उसकी दो वैल्यूज़ बताई जा रही हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अब देखिए इसी चीज़ को प्रैक्टिकली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्यों ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हुआ। जैसे लेट इट बी, मान लीजिए मैं एक बच्चे की बात करता हूँ, लेट इट बी यहाँ पे मेरे पास एक सौरभ लड़का है। ये सौरभ लड़के को मैंने कहा कि सौरभ जी आप इस छत पे खड़े हो जाइए और मैं यहाँ से ना एक बॉल आपकी तरफ मैं फेंकूंगा, और आप नोट करना कि जब ये बॉल इस बिल्डिंग को यहाँ से क्रॉस करके जाएगी उस वक्त समय कितना हुआ होगा, दैट इज टाइम कितना होगा। तो इट मीन्स मैंने उनको टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो टाइम मेरे लिए एक वेरिएबल कहला रहा है। तो जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ अराइज किया तो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ गई, तो एक बार टाइम अभी नोट हुआ, तो अब बॉल ऊपर जाके फिर से वापस आई, टाइम दूसरी बार नोट हुआ। इसका मीनिंग अब सौरभ जी मुझे यहाँ के केस में दो टाइम बता रहे हैं। दो टाइम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ के केस में एक बार तो जाते हुए उसने क्रॉस किया, एक बार आते हुए उसने क्रॉस किया। तो इट मीन्स एक ही वेरिएबल के अब उन्होंने कितने आंसर्स मुझे बताना स्टार्ट किए, दो आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या एक वेरिएबल के दो आंसर पॉसिबल हैं कि नहीं। तो अब इसी चीज़ को लेके हमारे मैथमेटिशियंस ने इस चीज़ की इक्वेशंस को स्टार्टअप किया कि भाई साहब ऐसा क्या पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। देन आफ्टर डैट हमारे मैथमेटिशियन ने उसके बाद एक नई इक्वेशन का ओरिजिन किया जिसका नाम क्या रखा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर बात करूं, इसे जनरली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका इन्होंने बताया वो क्या बताया गया कि एग्जैक्ट अगर बात करें हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका a² प्लस bx प्लस क्या आ गया c इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोग x की, देखिए वेरिएबल कितने यहाँ के केस में, x इज द वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, उसी वेरिएबल की पावर यहाँ के केस में क्या 1, वेरिएबल एक ही रहा। बट इसके केस में जब भी आप लोग आंसर सॉल्व आउट करते थे छोटी क्लासेस में 10th में, तो आप लोगों के इसके आंसर 2 निकल के आते थे, इसके 2 रूट एग्जिस्ट करते थे, एक अल्फा का नाम रखते थे, एक का नाम आप लोग बीटा रखते थे। इसका मीनिंग वेरिएबल एक 2 आंसर्स निकल के आए। लेकिन बाद में जाके हमारे मैथमेटिशियंस ने इस चीज़ को और अगर बात करें एडवांस कर दिया, तो उन्होंने एक ही वेरिएबल के 3 आंसर्स भी निकालना स्टार्ट कर दिए। अब हम लोगों को ये कैसे कंफर्म होगा कि एक वेरिएबल के सर इसके केसेस में 2 आंसर आए, क्योंकि इसमें तो पहचानना बड़ा आसान था, क्योंकि इसमें 2 बंदे थे, एक एक्स था एक वाई था, इसलिए समझ जाते थे कि 2 आंसर आएंगे। इसके केस में कैसे पता चला, क्योंकि बंदा तो एक ही है, एक्स एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसके केस में आंसर 2 कैसे आएंगे ये समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ के केस में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मीनिंग आंसर कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होती तो इसका मीनिंग कितने आंसर्स निकल के आती, 3 आंसर। और अगर x की हाईएस्ट पावर 4 होती तो इसका मीनिंग कितने आंसर्स आने वाले थे, 4 आंसर आने वाले थे। तो इट मीन्स हमारे मैथमेटिशियंस ने इतना ज़्यादा इसे वेल एडवांस कर दिया कि एक वेरिएबल के 2 आंसर भी, 3 आंसर भी, 4 भी एंड सो ऑनवर्ड्स, जितने आप निकालना चाहो इतने आंसर्स को फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों को पढ़ाई गई थी, इसे डेली लाइफ रूटीन में हम लोग कहाँ पे यूजेबल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए आपको जनरली बेटा 2 टाइप के मेथड सिखाए जाते थे। एक मेथड का नाम था जिसे हम लोग यहाँ के केस में क्या कहते थे, दैट इज नोन एज स्प्लिट मेथड, जिसमें आप लोगों को इन 2 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इसी तरीके से ऐसे 2 नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आए उसके बराबर, और जिनको प्लस माइनस करने पे इसके बराबर आंसर आए, तो वो 2 नंबर्स को लेके स्प्लिट करते थे आप लोग। और दूसरा मेथड था जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन मेथड कहते थे, दैट इज -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना था 2a। और ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था जिसके अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हम लोग सॉल्वेशंस करते थे। और आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ में क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि मैथ के केस फिजिक्स में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फिजिक्स के केस में ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जगह जगह मिलेंगे जिसमें आपको बोला जाएगा एक बॉल को हम लोग छत की तरफ गिरा रहे हैं, जहाँ ऊपर की तरफ गिराया और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग छत पे एक आदमी खड़ा है और उनको बोला गया आप टाइम को नोट करिए कि कब आप वो उस पॉइंट को क्रॉस करके जाएगी। तो शायद एक्चुअल में उसके केसेस में 2 आंसर भी आ सकते हैं, और ऐसे ही पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अलग सिचुएशंस क्रिएट की जाए तो उस पॉइंट में 3 आंसर भी आ सकते हैं, और अलग सिचुएशंस क्रिएट की जाए तो क्या पता 4 आंसर भी आ सकते हैं। तो इसका मीनिंग डिपेंडेड कि एक्चुअल में अगर बात करें ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसलिए हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल में जो पहला सब चैप्टर रखा गया उस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई थिंक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट देखिए, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे बेटा।